दर्द इतना कि सह नहीं पाते, किसी से कुछ कह नहीं पाते, मानो अंदर ही अंदर छूट रहे हों, टूट रहे हों, बिखर रहे हों, जिंदगी के संघर्षों से अकेले लड़ रहे हों, फिर भी सभी से मुस्कुराकर मिल रहे हों। मैं जानता हूं दोस्त, बाहर से मजबूत, अंदर से जर्जर हो रहे हो, फिर भी हौसलों को बरकरार रखा है। कुछ इस तरह से तूने खुद को संभाल रखा है। नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वासुदेव आईएएस कॉन्सेप्ट पर। सभी मित्रगणों से मैं अनुरोध करता हूं कि जो आज की क्लास होगी उस क्लास को जम के शेयर करना, क्योंकि कल हमने जो क्लास पढ़ी, जिस क्लास को हमने एक प्रेम कहानी के रूप में देखा, एक युद्ध नीति के रूप में देखा, उसी कहानी को आज हम एक नए राजा के रूप में लेकर के आए हैं, जो उसी शासक का एक बेटा होगा, जिसको नाम दिया गया शाहजहां। वही शाहजहां जिसको कल की क्लास में हम खुर्रम पढ़ रहे थे, आज वो शाहजहां कहलाएगा, क्योंकि वो बादशाह बन चुका था और उसके बादशाहत की कहानी हम पढ़ेंगे। शाहजहां का शासन एपिसोड 7 मुगल साम्राज्य का हम लेकर के आए हैं, और उस मुगल साम्राज्य की कथा का हम एक वर्णन करेंगे, किस प्रकार से शाहजहां शासक बना। जैसे कि आप जानते हो, लगातार ये युद्ध जीत रहा था, अपने पिता के संरक्षण में, अपने पिता की सेवा में लगा हुआ था, और लगातार दक्षिण तक के अभियानों को जीत करके आता है और राजा बनता है। इसी के, अगर मैं एक प्रकार से कहूं, मामा लगते थे क्योंकि नूरजहां का भाई आसफ खान था। उस आसफ खान की बेटी से ये शादी करता है, जिसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। उसी अर्जुमंद बानो से शादी करने के बाद उसको मुमताज नाम देता है, और वही मुमताज बाद में मुमताज महल के नाम से जानी गई, और उसी के नाम में, उसी की याद में बनाया गया एक महल, जिसको दुनिया ताजमहल कहती है। आज इस शाहजहां के शासन काल से लेके इसके स्थापत्य काल का वर्णन करेंगे, इसकी आर्किटेक्चर, इसके कंस्ट्रक्शंस का वर्णन करेंगे कि किस प्रकार से शाहजहां ने अपना शासन किया और स्थापत्य की नींव रखी। मैं बता देता हूं, आर्किटेक्ट का गोल्डन टाइम पीरियड बोलते हैं या गोल्डन एरा बोलते हैं शाहजहां के शासन काल को। उसी शाहजहां की कहानी पढ़ेंगे। पिता भी प्रेमी, पुत्र भी प्रेमी, आशिकी आशिक चारों तरफ नजर आ रहे थे। उन्हीं आशिकों की कहानी हम आगे लेकर के चलते हैं, क्योंकि इस वंश में अब प्रेम का जन्म हो चुका था। अब ये प्रेम में इमारतों का निर्माण करवा रहे थे, और इस शाहजहां ने तो इतनी इमारतें बनवा दी कि इसके पुत्र ने परेशान होकर के इसको कैद में डाल दिया कि भाई पिताजी, बात है ऐसी, तो सारा धन खर्च कर देगा तो फिर हम क्या करेंगे, हम तो मरी जाएंगे भूखे। और उस बेटे ने अपने भाइयों को भी मृत्यु दंड दे दिया, मौत के घाट उतार दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं औरंगजेब के बारे में। उसकी भी कहानी लेकर के आऊंगा। पहले पिता के कारनामे देखेंगे, फिर पुत्र की घटनाओं का वर्णन भी करेंगे। ये वो राजा जिसके शासन काल में जीवित रहते ही उत्तराधिकारी पद के लिए लड़ाई हो जाती है, और वो उत्तराधिकारियों का किस प्रकार से युद्ध रहा उसका भी जिक्र करेंगे। जीते जी, पिता के जीते जी बेटा राजा बन जाता है, पिता को कैद खाने में डाल देता है कि देखता रहे ताजमहल। अब इतना पैसा खर्च कर दिया, अब किस काम का, अब क्या बचा हमारे पास। तो वो कहानियां सब हम देखते हैं शाहजहां की कहानी से लेकर के। तो आइए हम बात करते हैं। तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले मैं बताऊंगा आपको कि अपना जो चैनल है वासुदेव आईएएस कॉन्सेप्ट, इसको सब्सक्राइब कर लेना। जितने भी साथी नए जुड़े हुए हैं उनका मैं स्वागत करता हूं, और वो सभी इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें, और कमेंट जरूर किया करें, और मुझे बताया करें कि किस प्रकार से जो अपनी क्लासेस हैं वो चल रही हैं, और कोई डाउट हो तो जरूर बताया करें, क्योंकि ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। ठीक है, तो शाहजहां का शासन हम पढ़ते हैं। आप मेरे को सुनिए, मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार शाहजहां का शासन रहा। अपने बैच मिशन इंद्रप्रस्थ के तहत हम बढ़ रहे हैं, और आज मुगल साम्राज्य के 7वें एपिसोड पे हैं। इससे पहले इसी बैच के तहत
मैं 10 एपिसोड दिल्ली सल्तनत के करवा चुका हूं। तो आइए इस शाहजहां के शासनकाल की एक नजर में इसको पढ़ते हैं। इसकी नजर में क्या रहा, क्या टाइम पीरियड रहा, उसके वैल्यू देखते हैं। पिता की ही भांति ये बंदा भी एक हाथ में फूल और एक हाथ में तलवार रखता था। उसका वर्णन हम देखते हैं। बचपन का नाम खुर्रम था। क्या था भाई? खुर्रम। माता का नाम जगत गोसाई। माता का नाम जगत गोसाई। अब आप सोच रहे हो सर जी ये जगत गोसाई कौन आ गई? जोधा बोला था, जोधा का ही नाम जगत गोसाई है भाई। ठीक। पिता जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां खुर्रम नाम से था पहले। 5 जनवरी 1592 को जन्मा लाहौर में। कहा? लाहौर में। 22 जनवरी 1666 को मृत्यु होती है आगरा में। ठीक। लेकिन यह आगरा से पहले अपनी दिल्ली राजधानी स्थापित कर चुका होता है, उसका भी हम जिक्र करेंगे। ठीक है, दिल्ली स्थापित कर चुका था ये राजधानी। ठीक। इसका जो राज्याभिषेक हुआ 24 फरवरी 1628 को हुआ था। शाहजहां के राज्याभिषेक के समय एक उपाधि धारण की थी और उस उपाधि का नाम था अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी। अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी। सिर्फ आपको एक छोटा सा वर्ड याद रखना है, किरण ए सानी, ताकि आप उसको याद रख सको, क्योंकि आपको पूरा याद नहीं हो पाएगा। तो इसको शॉर्टकट में किरण ए सानी के नाम से याद रख सकते हो। ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड रहा वो अगर मैं आपको बताऊं तो 1628 से 1628 से 1658 तक इसका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा? 1628 से 1658 तक। 1628 से 1658 तक 30 साल ये राज करके गया। इस 30 साल में इसने क्या क्या चीजें की वो चीजें हम देखेंगे। तो इस 30 साल के दौरान इस बंदे ने जो जो काम किए उनका वर्णन हम देखते हैं। सबसे पहले इसका विवाह होगा, शादी लायक तो हो ही गया था, अर्जुमंद बानो बेगम से। कब? 1612 में। अर्जुमंद बानो 14 बच्चों को जन्म देती है, जिसमें से 7 बच्चों की मृत्यु हो जाती है और 7 जीवित बच जाते हैं। ठीक। 7 जीवित होते हैं, उसमें से 3 बेटे और 3 बेटियां होती हैं। ठीक है। कहते हैं कि 14वें बच्चे को जन्म देते समय प्रसव पीड़ा के दौरान अर्जुमंद बानो की मृत्यु हो जाती है 1631 में। गौर फरमाना, ये वो बेगम थी जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करता था और 14 बच्चों को जन्म देता है। ठीक। 14 बच्चों में से 7 मर जाते हैं, 7 जीवित रहते हैं। ठीक। जिसमें से 3 बेटियां और 4 बेटे रहते हैं, उनका जिक्र करेंगे और वही चारों बेटे आपस में लड़ेंगे आगे चल के। ठीक। अर्जुमंद बानो बेगम इतना प्रेम करता था, देख ही रहे हो प्रेम को, है ना। और 7वें बच्चे को जन्म देते, 14वें बच्चे को जन्म देते समय इसकी मृत्यु हो जाती है और इसी याद में ये ताजमहल भी बनवाता है। 4 बेटे कौन से थे? दारा सिको, औरंगजेब, मुराद बख्श, शाह सूजा। 4 बेटे थे। 3 बेटियां कौन सी थी? जहां आरा, रोशन आरा और गोहन आरा। ये 3 बेटियां थी। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। 1627 में जब जहांगीर की मृत्यु हो जाती है तब शाहजहां दिल्ली और आगरा के आसपास मौजूद नहीं था। ऐसे में दरबारियों के पास एक अच्छा मौका था
कि शाहजहां के विकल्प में किसी और को राजा बनाया जाए। जब जहांगीर मरता है तो ये पास नहीं था, लेकिन दरबारियों के पास अच्छा अवसर था कि किसी और को राजा बना दिया जाए। लेकिन इसके ससुर ने, अशफाक खान ने इसके पास मैसेज भेजा कि भाई ये लोग तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। शाहजहां ने तुरंत बोला कि इनको निपटा दो, जो जो मेरे खिलाफ हैं सभी को निपटा दो। और निपटाने के बाद वो राजा बना, उसमें कोई अड़चन नहीं रही। 5-6 महीने का संघर्ष जरूर रहा, लेकिन सीधा शाहजहां प्रत्यक्ष रूप से नहीं लड़ा। तो क्यों? क्योंकि उसके ससुर ने उनका निपटारा कर दिया था, क्योंकि उसका ससुर खुद चाहता था कि शाहजहां शासक बने। उसका ससुर खुद चाहता था शाहजहां शासक बने। अब कुछ अर्लियर रिबेलियन देखते हैं, कुछ प्रारंभिक विद्रोह देखते हैं इसके। पहला बुंदेलों का विद्रोह हुआ शासक बनते ही, 7 साल ये विद्रोह चला था। इसके समय में 1628 में ओरछा के शासक जुझार सिंह ने विद्रोह किया था। एक ओरछा जगह है, वहां के शासक जुझार सिंह ने विद्रोह किया। अंततः 1635 में इस विद्रोह का अंत हुआ। 7 साल बाद इस विद्रोह का अंत किया था, ठीक, और जुझार सिंह की हत्या कर दी गई, ठीक है। खान जहां लोधी का विद्रोह, 3 साल ये विद्रोह, इसी बीच में ये विद्रोह भी चल रहा था। दक्षिण भारत में खान जहां लोधी एक अफगान सरदार था जो मुगलों के ही अधीन था। शाहजहां के समय वह विद्रोह घोषित करते हुए अहमदनगर चला जाता है और वहां जाकर खुद को स्वतंत्र घोषित कर देता है। इस बात से दुखी होकर शाहजहां उसका पीछा करवाता है। कई युद्ध लड़े जाते हैं, लेकिन अंततः इस विद्रोही को 1631 में मृत्यु दंड दे दिया जाता है। इधर तो ये विद्रोह चल रहा था जुझारू सिंह के खिलाफ, बुंदेलों का, जुझारू सिंह का मुगलों के खिलाफ, बुंदेल था जुझारू सिंह। और उधर खान जहां विद्रोह कर देता है। अब खान जहां को मरवाना ही पड़ता है, अंत में मृत्युदंड देना ही पड़ता है, क्योंकि परेशान हो गया था शाहजहां, और 1631 में मार देता है उसको। और अहमदनगर पे ये कब्जा कर लेता है। जब ये शहजादा था तब भी अहमदनगर को जीता था, और जब ये राजा बन गया था तब भी इसने अहमदनगर को जीत लिया था। फिर पुर्तगाली, भाई जहांगीर के टाइम में अंग्रेज आने शुरू हो गए थे, पुर्तगाली अंग्रेज ही हैं। इन्होंने भी अपना वर्चस्व दिखाना शुरू कर दिया कि भाई लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। तो शाहजहां ने देखा कि भाई ये है क्या, क्या बंदे हैं ये, दूसरे देश से आए हैं और इधर आकर के एक्टिंग कर रहे हैं, वो भी हमारे राज्य में। हम मुगलों ने इतना प्रभुत्व रखा, तो इसने उसका भी दमन किया, पुर्तगालियों का भी दमन किया। किस प्रकार से? पुर्तगाली जो भारत में व्यापारी कंपनी के रूप में आए थे, व्यापारी बन के आए थे, ठग थे, ठग। मैं यही कहूंगा, अंग्रेजों को ठग ही कहता हूं मैं। वे शाहजहां के समय उदंडता शुरू कर देते हैं। मतलब एक साहस देखिए, उदंडता हमारे देश में कर रहे हैं। जैसे कई क्षेत्रों में मुगल सैनिकों को भागना और खुद से ही कर वसूलना, कर को बचाना, यहां तक कि भारतीय महिलाओं से विवाह करना, जबरदस्ती उन पर ईसाई धर्म स्थापना, इस तरह के कार्य करने लगते हैं। पुर्तगाली क्या करते हैं? मुगलों से ही कर लेने लग जाते हैं और जबरदस्ती उन महिलाओं से विवाह कर लेते हैं और उनको ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रताड़ित करते हैं, और मुगल भागने लगते हैं उस जगह से, जो सेनापति या उनके सैनिक थे ना वो। फिर शाहजहां को यह बात पता चलती है, तो शाहजहां क्या करता है? 1632 में शाहजहां ने बंगाल के सूबेदार कासिम खां को हुगली के पुर्तगालियों को का दमन करने का आदेश दिया। कासिम खां ने हुगली पर आक्रमण करके अनेकों पुर्तगालियों की हत्या की और हजारों बंदी बना लिए। अब ये कासिम खां को बोलता है कि बंदी बनाओ, हमें परेशान कर रहे हैं हमारे ही राज में। तो कासिम खां क्या करता है? बहुत सारों को मार देता है और कुछ को हजारों की संख्या में कैद कर लेता है। यानी कि इस विद्रोह को भी इसने 1632 में दबाया। उसके बाद उसकी कहानी को आगे हम लेकर के चले तो एक और संप्रदाय भड़का हुआ था, सिख संप्रदाय, क्योंकि इसके पिताजी ने हत्या करवा दी थी पंचम पातशाह की। अब गुरु हरगोविंद सिंह इसके खिलाफ युद्ध कर देंगे। सिख समुदाय
अर्जुन देव की हत्या जहांगीर के द्वारा होने के बाद सिखों और मुगलों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं। इसके पिता, इसके दादा अकबर तक तो ठीक था, वो एक दूसरे को अच्छा मानते थे, लेकिन अर्जुन देव की हत्या होने के बाद ये एक दूसरे के विरुद्ध हो जाते हैं। और यह तनावपूर्ण संबंध शाहजहां के शासन काल में भी देखने को मिलता है, यानी कि शाहजहां के टाइम पे भी ये देखने को मिलता है। उस समय गुरु हरगोविंद सिखों के गुरु थे, जो उस समय मुगलों की बात नहीं स्वीकारते थे, जिसके कारण मुगलों और सिखों के बीच संघर्ष होता। तो इस प्रकार से यह संघर्ष लंबा चलता रहता है। गुरु हरगोविंद भी शाहजहां की बात नहीं मानता है, पिता की भांति यह भी सिखों के खिलाफ संघर्ष करता है, यानी कि सिखों का भी संघर्ष, सिख संप्रदाय का भी संघर्ष जारी रहता है इसके टाइम पीरियड में। उसके बाद इन्हीं संघर्षों के बीच में ये शांत नहीं रहा, इन्हीं संघर्षों के बीच में इसने इतनी मेहनत की और अपने साम्राज्य का भी विस्तार किया। कैसे किया? साम्राज्य विस्तार कैसे किया इसने? दक्षिण अभियान। अपने पिता के समय भी ये दक्षिण पर अभियान कर चुका था, लेकिन अब और करेगा। किन किन जगहों को? इसमें सबसे महत्वपूर्ण अहमदनगर, पिता के टाइम पे भी जीता, अब भी जीता, जहां पर इसने 1629 में चढ़ाई की। चढ़ाई का मतलब युद्ध किया, और बाद में चलकर अहमदनगर के शासक को अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया और अहमदनगर को जीत लेता है, पुनः अपने साम्राज्य में मिला लेता है। इसने शहजादे के रूप में भी अहमदनगर पर अभियान किया था। जब ये शहजादा था तब भी इसने अहमदनगर जीत लिया था, लेकिन दोबारा 1629 में फिर अहमदनगर को जीत लेता है और वहां के शासक को अपने अधीन कर लेता है। फिर उसके बाद इसके अलावा इसने गोलकुंडा और बीजापुर पर भी अभियान किया। गोलकुंडा और बीजापुर पर भी अभियान किया। यहां वह संघर्ष ज्यादा मजबूती से नहीं रख पाता, क्योंकि यह वह दौर था जब उसकी पत्नी अर्जुमंद की मृत्यु हो जाती है 1631 में, और वह बार बार लौटकर उत्तर भारत की ओर वापस आता है। इसका मन नहीं लग रहा था लड़ाई में, इसका प्रेम जो है, इसके प्रेम की मृत्यु हो जाती है, इसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तो इसका लड़ाई में मन नहीं लग रहा था। और जब लड़ाई में मन नहीं लग रहा था तो सीधी सी बात है यार, कैसे ये युद्ध कर पाता? तो ये बीजापुर और गोलकुंडा जैसे स्थानों को जीत पाने में असमर्थ रहता है, यानी कि उन पर पूर्ण रूप से अधिकार नहीं कर पाता। भाई युद्ध को छोड़ के बार बार अपने घर की तरफ आ रहा है, इसका मन भटक रहा है, मन एकाग्र था ही नहीं, तो कैसे जीत पाए? सारा खेल मन का ही तो है। अब मन का खेल है तो मन ही नहीं स्थिर है, तो फिर कैसे जीत पाएगा? इसलिए मन को स्थिर रखो और मन को स्थिर रख के दृढ़ बनाओ, तब जाकर के आगे बढ़ो, है ना। इस प्रकार दक्षिण भारत में पूर्ण विजय गोलकुंडा और बीजापुर पर तो नहीं, परंतु अहमदनगर पर पूर्ण विजय दर्ज की जाती है। अहमदनगर को जीत लेता है ये, लेकिन गोलकुंडा और बीजापुर को नहीं जीत पाता। मैंने बताया आपको, अपने शासन के समय शाहजहां ने अपने पुत्रों को अलग अलग जगह का सूबेदार बनाया हुआ था। औरंगजेब को शाहजहां का पुत्र जो था उसको बाद में शासक बनाता है कहां का? दक्कन का, ठीक है। उसे मूल रूप से दक्षिण भारत का सूबेदार बनाया गया था। औरंगजेब था, उसको दक्षिण का सूबेदार बना दिया। इधर शाह शुजा, मुराद बख्श और दारा सिंह, इनको अलग अलग जगहों का सूबेदार बना दिया। किसी को बंगाल का, तो किसी को दिल्ली के साइड आगरा का, किसी को किसी जगह का सूबेदार बना दिया। औरंगजेब को दक्षिण का। अब औरंगजेब को जब ये पता चलता है ना पिता राजा का एक पद देने वाला है, उत्तराधिकारी घोषित करता, दक्कन छोड़ के दौड़ के आता है, अपने भाइयों की हत्या कर देता है। बोलता मैं बताऊंगा कैसे देगा, मैं बैठा हूं ना गद्दी पे तो मैं रहूंगा और कोई नहीं रहेगा। फिर उसके बाद कांधार अभियान होता है। भी कौन सा अभियान होता है? कांधार अभियान। इसके कांधार भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत अफगानिस्तान क्षेत्र में था, और इस क्षेत्र में ईरानी यानी फारस का अधिकार हो चुका था,
जहांगीर के समय ही यह क्षेत्र ईरान व फारसियों के पास चला गया था और यह एक ऐसा सीमा प्रांत क्षेत्र था जहां से किसी के भी भारत में प्रवेश करने के रास्ते बनते थे। ठीक, अगर वास्तविकता में देखना चाहो नॉर्थ इंडिया के साइड की अगर मैं बात करता हूं तो ये जो रास्ता था ये इधर वाला जो एरिया था ये पाकिस्तान वाला और इधर वाला जो टच करता था ये अफगानिस्तान का क्षेत्र था। इधर मैं मान लेता हूं कांधार वाला जो एरिया है कांधार, इस एरिया में ईरानी और फारसियों का आक्रमण हो चुका, मतलब आधिपत्य हो गया था। अब इधर से भारत में आने का रास्ता स्पष्ट था, कोई भी भारत में एंट्री कर सकता था, इसलिए इसने एक कांधार अभियान चलाया और इस कांधार अभियान को जीतना इसके लिए जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब उन पारसियों और ईरानियों को हरा देगा। इसने साम्राज्य विस्तार किया और साम्राज्य विस्तार के बाद ये बंदा अपना स्थापत्य बनवाएगा। और स्थापत्य कौन सा? ये है लाल किला। क्या है? लाल किला, जिसको रेड फोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड फोर्ट 1638 में बनवाया था इसने। ठीक, दिल्ली में है। इस किले को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया गया था 2007 में। ठीक है, यह है जामा मस्जिद। क्या है? जामा मस्जिद 1656 में बनी थी। कब बनी थी? 1656 में। लाल किले से ही थोड़ी दूरी पे स्थित है, वॉकिंग डिस्टेंस पे। ठीक, ये शाहजहां ने बनवाए थे। फिर ये है मोती मस्जिद। क्या है? मोती मस्जिद। शाहजहां ने 1657 में 1657 के लगभग बनवानी शुरू की थी, लेकिन पूरी कब बनती है? 1709 में। औरंगजेब ने भी इसका निर्माण छोड़ दिया था। पूरी करवाता है इसका पोता बहादुर शाह, जो औरंगजेब के बाद शासक बनता है। ठीक है, इस शाहजहां ने दीवाने आम और दीवाने खास भी बनवाए। ठीक, और जो दीवाने आम और दीवाने खास जो था वो एक मीटिंग हॉल होता था, एक प्रकार से मैं कॉन्फ्रेंस हॉल बोल सकता हूं। कॉन्फ्रेंस हॉल था। दीवाने आम में कोई भी आ सकता था, पर दीवाने खास में बहुत क्लोज लोग आते थे। ठीक है, बहुत क्लोज लोग आते थे और कोई नहीं आ सकता था। अब ताजमहल, ये है ताजमहल। और इस ताजमहल को 1631 में बनाना शुरू किया और 1653 तक बनवाया। 22 साल में पूरा हुआ था ये ताजमहल। 22 साल लग गए थे। इतनी खूबसूरत इमारत ये बनवाई गई थी। किसकी याद में? अपनी बेगम मुमताज की याद में। मुमताज की याद में बनवाता है ये ताजमहल। लिखा है कई शैलियों से, मैं लिखूंगा, कई शैलियों को मिलाकर ताजमहल का निर्माण करवाया गया और ताजमहल को 22 साल का समय लगा। ताजमहल को बनाने में जो संगमरमर का उपयोग किया गया था वह राजस्थान के मकराना से लाया गया था। ठीक, सफेद संगमरमर का उपयोग किया गया। इससे पहले एक मकबरा एतमाद उदौला का नूरजहां ने बनवाया था, पूरे सफेद संगमरमर का। वो पहला पूरे सफेद संगमरमर से बना मकबरा था, लेकिन ये दूसरा। लेकिन ये बहुत यूनिक बना था। कहते कि ऐसी इमारत बनी ही नहीं कोई, बहुत यूनिक। कभी मौका मिले तो आगरा में देखने जाना। ये आगरा का है। कहां का है? आगरा का ताजमहल है भैया, और आगरा में ही है ये ताजमहल। बहुत यूनिक इमारत है, कभी मौका मिले तो जरूर जाना। ठीक, हालांकि मैंने कभी नहीं देखा है।
सुना है, मैं देखने नहीं गया हूं क्योंकि कभी मेरी इच्छा हुई नहीं देखने की, कभी इतना टाइम ही नहीं मिला यार मैं ताजमहल की तरफ जाऊं ना। कोई बात नहीं, कभी देखेंगे मौका मिला तो। अब शाहजहां ने मयूर सिंहासन बनवाया, जो सामने आप देख रहे हो ये मयूर सिंहासन, सोने जवाहरातों से लदा हुआ था। ये सीढ़ियां बनाई गई थी जिस पे राजा चढ़ता था, लाल किले में लगवाया गया था। शाहजहां द्वारा बनाया गया था 17वीं शताब्दी की शुरुआत में। मुगल सम्राटों का आसन था, इसे दिल्ली के लाल किले में दीवाने खास में रखा गया था। मयूर सिंहासन को सोने और जवाहरात से ढक दिया गया था, जिससे उसके ऊपर जाने की सीढ़ियां थी। शासक जमीन से ऊपर बैठते थे। मयूर सिंहासन में प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी लगा हुआ था। यह जो सिंहासन था शाहजहां ने बनवाया था जब ये आगरा से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित कर लेता है 1638 के लगभग, और इस सिंहासन को दीवाने खास में रखवाया था। राजा ऊपर बैठता था इसके। जब भी आप लाल किले में एंटर करते हो तो जैसे ही एंटर करते हो तो सामने वाली बिल्डिंग को क्रॉस करके जाते हो तो एक ऊंचा सा वो बना हुआ है, वहां रखा होता था मयूर सिंहासन। लेकिन इसको उखाड़ ले, इसको तख्ते ताउस भी कहते थे, इसको उखाड़ ले गया कौन? नादिर शाह, ईरान का नेपोलियन। 1739 में आता है। इससे का एक नालायक पोता होता है, पड़ोता पोता जो भी होता है, वो मोहम्मद शाह रंगीला, जो महिलाओं के कपड़े पहन करके दरबार में आता था। इसके बाद एक शासक और है औरंगजेब, उसके बाद मुगलों का पतन होना शुरू हो जाएगा, उत्तर मुगल काल आएंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मोहम्मद शाह रंगीला उत्तर मुगल काल का एक शासक होता है जो नादिर शाह से बोलता है कि तू कुछ भी ले जा, मैं लड़ाई नहीं करूंगा। मतलब इसके बाद मुगलों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी औरंगजेब के बाद, वहां तक पढ़ेंगे, पहले यहां तक देखिए, ठीक है। और इसी मयूर सिंहासन में कोहिनूर जड़ा हुआ था जिसको उखाड़ ले जाता है नादिर शाह, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं। अब आगे हम बात करते हैं तो देखिए 1638 में शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली थी, ठीक है। इसने शाहजहानाबाद शहर भी बसाया था, ठीक। दरबार के प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फकीर एवं मीर हसीम थे। इसके दरबार में भी दो चित्रकार थे, मोहम्मद फकीर और मीर हसीम। शाहजहां के समय जो संगीतज्ञ उसके दरबार में रहते थे, लाला खां, जिसे शाहजहां गुण समुंदर की उपाधि दी हुई थी। लाला खां एक संगीतज्ञ था जिसको एक गुण सागर बोलता था। और ताजमहल के जो वास्तुकार थे, मैं बता देता हूं, ताजमहल के वास्तुकार अहमद लाहौरी, जिसने बनाया, जिसने ये बिल्डिंग खड़ी की, और मैप जिसने बनाया ताजमहल का मैप, वो उस्ताद ईसा था। उस्ताद ईसा ने मैप बनाया था, ठीक है। उस्ताद ईसा ने मैप बनाया था। अहमद लाहौरी जो था उसने इस बिल्डिंग को तैयार किया था। उसके बाद शाहजहां ने सिजदा और पैबोस प्रथा को बंद कर दिया। सिजदा और पैबोस एक ऐसी प्रथा थी जिसमें सिजदा का अर्थ था सर झुकाकर, और पैबोस का मतलब था भूमि पर बैठकर पैरों को चूमना होता था। शाहजहां ने तीर्थ कर पुनः लागू किया, तो इसने करों को लागू करने के बाद कविंद्राचार्य के प्रयासों की वजह से बनारस और इलाहाबाद के क्षेत्र का तीर्थ कर हटा दिया था। भाई ये सिजदा और पैबोस जो झुककर और पैर चूमकर प्रणाम करने की प्रथा थी उसको समाप्त कर देता है। ये पिलग्रिमेज टैक्स दोबारा लागू कर देता है, और उस टैक्स को कविंद्राचार्य ने कहा कि हटाओ, तो इसने इलाहाबाद और बनारस जैसी जगहों से हटाकर सभी जगहों पर लागू रखा। इसने कहा कि मैं सभी जगहों से नहीं हटाऊंगा, सिर्फ इलाहाबाद और बनारस से हटा रहा हूं। प्रयागराज और बनारस से इसने हटा दिया था, बाकी जगहों पर पिलग्रिमेज टैक्स लागू रखा था, यानी कि तीर्थ कर इसने लागू रखा था।
उसके बाद इसके उत्तराधिकारियों का युद्ध देख लो, इसके उत्तराधिकारियों का युद्ध देख लो भाई। 1658 से 59, एक वर्ष के अंदर सब कुछ हो लिया था। पहला युद्ध बहादुरपुर का 24 फरवरी 1658 को दारा सिको और शाह सुजा के बीच। शाह सुजा पराजित हो जाता है और वापस बंगाल लौट जाता है। धर्मत का युद्ध दारा सिको औरंगजेब के बीच, लेकिन इसमें औरंगजेब का साथ मुराद बख्श की सेना भी देती है। दारा सिको हार जाता है और वहां से चला जाता है। 1658 में ही हो रहे हैं ये। सामूगढ़ का युद्ध, इस युद्ध में औरंगजेब और दारा सिको दोनों होते हैं। अब दारा सिको औरंगजेब के बीच लड़ाई हुई, इस युद्ध में भी मुराद बख्श साथ देता है और मुराद बख्श ने जब साथ दिया, इस बार दारा सिको को पराजय का सामना करना पड़ा और औरंगजेब जीत को प्राप्त हुआ। इसी युद्ध के बाद यह तय हो गया कि औरंगजेब ही मुगल का वास्तविक शासक बनेगा। ठीक, अब दो युद्ध दारा सिको हार चुका है। एक युद्ध शाह सुजा के साथ उसने जीता, लेकिन दो हार चुका है, धर्मत का और सामूगढ़ का। अब देवराई का युद्ध लड़ेगा और इस युद्ध में दारा सिको को मौत के घाट उतार दिया जाता है। एक देवराई का युद्ध होता है और इसमें भी दारा सिको की हार हो जाती है। औरंगजेब को वास्तविक रूप में जीत प्राप्त होती है। अगस्त 1659 में दारा सिको की हत्या करवा दी जाती है। इस प्रकार औरंगजेब इन संघर्षों से निकलकर सामने आता है। जैसे ही औरंगजेब शासक बनता है, वह अपने पिता शाहजहां को कैद करवाता है। 1658 से 66 यह वह दौर था, अब ध्यान से देखना, यह वह दौर था जब आगरा के किले में शाहजहां को कैद करके रखा जाता है। वहां से वह खिड़कियों से जीवन भर ताजमहल को निहारता रहा और 22 जनवरी 1666 को मृत्यु हो जाती है ना। इसने अपने पिता को ही कैद करवा दिया, भाई का सर कटवा के चांदनी चौक पर घुमाया दिल्ली की गलियों पे कि भाई जो मेरे खिलाफ आएगा ऐसा असर करूंगा। मुराद बख्श इसके नजदीक ही नहीं आया। शाह सुजा तो वैसे डर गया था कि भाई ये तो भाई नहीं कसाई का रूप है, और पिता को ही उठा के जेल में डाल दिया कि तू पढ़ पहले जेल में, तूने बहुत बिल्डिंगें बनवा ली, हमारा धन सब समाप्त कर दिया। अब उसको जेल में डालने के बाद ये बंदा क्या करता है कि कैद करने के बाद शाहजहां की खिड़की खोल देता है कि देखता रहता है कि वो ताजमहल तूने बनवाया ना पापा, वो रहा ताजमहल। इस प्रकार से ये देखता है और शाहजहां उसी ताजमहल को देखते देखते एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये कहानी थी शाहजहां की, जो उसके अर्जुमंद बानो के ताजमहल से लेके और साम्राज्य विस्तार वगैरह की कहानी थी। ये शाहजहां का शासन था। ठीक, उसके बाद जो औरंगजेब शासक बनेगा उसकी कहानी नेक्स्ट क्लास में लाएंगे। जो ये दारा सिको था जो मरा, ये बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और इसने बहुत सारे उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था। ये बहुत ही ईमानदार शासक था ऐसा कहा जाता है, लेकिन बनता तब पता चलता कैसा था कैसा नहीं था, मैं नहीं कह सकता कुछ भी, क्योंकि ये शासक बना ही नहीं। इसको बस धार्मिक प्रवृत्ति का एक व्यक्ति दिखाया जाता है। इकबाल के नाम से इसका पिता इसे बुलाता था। ठीक है, और यहां तक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। जितना मैंने पढ़ाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आप उसको सीखने का प्रयास करें, अच्छे से आनंद लिया करें क्लास का, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करें, ताकि आप सभी लोगों के लिए इससे और भी बेहतर मैं कंटेंट ला सकूं और भी बेहतर क्लासेज में बना सकूं। तो किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो पूछा करो आप, और रिक्वेस्ट मैं करता हूं आप लोगों से कि चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करा करें, लाइक कमेंट जरूर करके बताया करें कि वीडियो कैसी आती हैं, क्लासेज कैसी होती हैं, अच्छी होती है या कोई और सुधार करने की जरूरत है। मैं जैसा आप बताओगे उसी प्रकार से लगातार रिफॉर्म करने की कोशिश करता रहूंगा, लगातार सुधार करने की कोशिश करता रहूंगा, ताकि आप लोगों को बेहतर से बेहतर दे सकूं, क्योंकि बेहतर से बेहतरीन करना हमारा फर्ज होगा।
और मैं परमात्मा से दुआ करता हूं कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी कामयाबी मिले और लगातार आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, तो लगातार हम क्लासेस लेते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।